सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। जंगल में बर्फबारी हो रही थी और ठंडी हवाएं चारों ओर चल रही थीं। सफेद बर्फ ने जंगल को एक चादर की तरह ढक लिया था। पक्षी और जानवर अपने अपने घरों में वापस जा रहे थे। हर कोई सर्दी से बचने का उपाय खोज रहा था। जंगल के एक पुराने केले के पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। रीमा ने सर्दी के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने केले के पेड़ पर अपने लिए मजबूत केले के पत्तों का घर बना लिया था। कुक्कू, जो अभी छोटा और नटखट था, हमेशा अपनी माँ के काम को देखकर हैरान रहता था। माँ, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ठंड में कौन काम करता है? हम ऐसे ही कहीं पेड़ पर सो सकते हैं। बेटा, ठंड बहुत कठोर होती है। अगर हम समय रहते तैयारी नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन माँ, क्या सच में इतनी ठंड आने वाली है? हाँ बेटा, सर्दी बहुत तेज होती है। तुम देखना, हमारा ये जामुन का घर हमें सुरक्षित रखेगा। कुक्कू माँ की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन वो अब भी माँ की मेहनत का महत्व नहीं समझ पा रहा था। जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी रहते थे। कालू बहुत चालाक और लालची था और गौरी हमेशा उसकी योजनाओं में उसका साथ देती थी। गौरी, देखा तुमने रीमा का घर? कितना आरामदायक लग रहा है। इस सर्दी में वहाँ रहने से मजा आ जाएगा। हमें वो घर चाहिए। हाँ, लेकिन रीमा चिड़िया बहुत चालाक है। उसे वहाँ से भगाना आसान नहीं होगा। हमें कोई चाल चलनी होगी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। ठंड से बचने के लिए ये सबसे अच्छा ठिकाना है। जब उन्होंने रीमा का नया घर देखा तो उनके मन में जलन और लालच आ गया। दोनों ने मिलकर रीमा को उसके घर से भगाने की योजना बनाई। कालू और गौरी ने सोचा कि पहले रीमा को सीधे बातों में उलझाया जाए। वे रीमा के घर के पास पहुंचे और पेड़ की डाल पर बैठ गए। रीमा बहन, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। हम दोनों को घोंसले में रहने अब बहुत मुश्किल हो गया है। क्या तुम हम दोनों को कुछ दिनों के लिए अपने केले के पत्तों के घर में रख लोगी? कालू भैया, मेरा घर बहुत छोटा है और यहाँ सिर्फ मैं और कुक्कू किसी तरह रह पा रहे हैं। आप कोई और जगह ढूंढ लीजिए। रीमा बहन, ऐसा मत बोलो। हमें अपने घर में आने दो। हम एक कोने में बैठे रहेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। नहीं गौरी बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आप दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती। आप मेरे घर में रहने के लिए आ जाएंगे तो मेरा घर कमज़ोर हो जाएगा और टूट जाएगा। फिर मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी? छोटी चिड़िया, हम दोनों इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। देखते रहो हम दोनों तुम्हारे घर को कैसा कब्जा करेंगे। कालू और गौरी ने रीमा की बात सुनकर गुस्से में अपने अगले कदम की योजना बनानी शुरू की। कालू और गौरी ने सोचा कि अगर वे रीमा के खाने की चीजें चुरा लें तो वो कमजोर हो जाएगी और ठंड में भोजन के लिए इधर उधर भटकेगी। उन्होंने रात में चोरी की योजना बनाई। जब रात का अंधेरा गहरा हो गया, रीमा और कुक्कू सो गए तो कालू चुपके से उनके घर के अंदर जाता है। माँ, कोई घर में आया है, हलचल कर रहा है। कौन है वहाँ? रीमा की आवाज सुनकर कालू डर गया और तुरंत उड़ गया। रीमा चिड़िया कालू को खिड़की में से भागते हुए देख लेती है। रीमा ने महसूस किया कि कालू और गौरी उसे लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने जंगल के दोस्तों बुलबुल और कबूतर से मदद मांगी। बुलबुल बहन, कालू और गौरी हमें परेशान कर रहे हैं। वे हमारा घर छीनना चाहते हैं। रीमा, चिंता मत करो। हम सब एक उपाय निकालकर उन कौवों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। रीमा बहन, मुझे एक उपाय आया है। तुम्हारे घर के आसपास कांटे और नुकीले पत्थर रख दो। इससे कोई अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। चिड़िया ऐसे ही करती है। वो घर के चारों ओर कांटे और नुकीले पत्थर रखती है। कालू और गौरी ने फिर से रीमा के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन कांटे और पत्थरों की वजह से उन दोनों के पैर और पंख में से खून निकल रहा था। कालू जी, मेरे पैरों में से खून आ रहा है। मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, कुछ कीजिए। हाँ गौरी, मेरे पैरों में भी कांटे चुभ गए हैं। मेरे पैरों में से भी खून आ रहा है। शायद रीमा ने अपने घर के चारों ओर कांटे और पत्थर रखे हैं। तभी रीमा उनकी आवाज सुनकर बाहर आती है। वो कांटे और नुकीले पत्थर हटा देती है। दुष्ट कव्वो, मुझे पता था
तुम दोनों मेरे मेहनत से बनाए हुए घर को बर्बाद करना चाहते हो और मुझे और मेरे बेटे को बाहर ठंड में मरते हुए देखना चाहते हो। मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने लिए केलों की पत्तों का घर बनाया है। इतने आसानी से तुम दोनों को अपने घर पर कब्ज़ा करने नहीं दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जाते हो या फिर मेरे दोस्तों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाऊं। वो दोनों बाकी पक्षियों का नाम सुनकर डर जाते हैं और पति पत्नी दोनों जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। अब रीमा चिड़िया और कुक्कू अपने घर में आराम से रह रहे थे। घने जंगल में एक पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर रीमा नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसका घोंसला पिछले साल का बना हुआ था, जो अब सूखी टहनियों और कुछ ढीले तिनकों का था। उसी घोंसले में उसके 2 नन्हे बच्चे कुकू और छुटकी रहते थे। कुकू बड़ा था, थोड़ा नटखट और हमेशा चंचल, जबकि छोटी छुटकी शांत और संकोची स्वभाव की थी। अब हवा में ठंडी सर्द हवा थी। एक शाम जब रीमा दाना लेकर लौटी तो उसने देखा कि छुटकी और कुकू एक दूसरे से सटकर बैठे हैं और उनके छोटे पंख हिल रहे थे। माँ, आज बहुत ठंड लग रही है। हमारे घोंसला में यहाँ से हवा आती है। हाँ माँ, मुझे डर लग रहा है। बाहर सब कुछ सफेद हो जाएगा ना? रीमा ने अपने बच्चों को प्यार से सहलाया। उसका दिल चिंता से भर गया। उसे याद आया कि पिछली बार जब भयंकर बर्फबारी हुई थी तो कई कमजोर घोंसले टूट गए थे। मेरी प्यारे बच्चों, डरो नहीं, तुम्हारी माँ यहीं है। लेकिन तुम सही कह रहे हो। अब समय आ गया है कि हम एक मजबूत घर बनाएं। एक ऐसा घर जहाँ बर्फ़ की ठंड या तूफ़ान की हवा भी ना पहुँच सके। हमें सर्दी से पहले ही तैयारी कर लेंगे। उसने दूर दूर तक उड़ना शुरू किया, लकड़ी, घास और सबसे मजबूत मिट्टी के ढेले ढूंढना शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक प्रयास करती। देखो चुटकी, माँ कितना बड़ा लकड़ियाँ लाई है। क्या हम भी मदद करें? हाँ, पर माँ ने कहा है कि हम घोंसले के अंदर ही रहें। रीमा दिन रात काम कर रही थी। वो घर बना रही थी और घर के ऊपर छत बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रकृति के पास अपना ही हिसाब था। रीमा अभी भी अपने घर की आखिरी छत को ढंकने में जुटी थी। बड़े बड़े बर्फ के फाहे आसमान से गिरने लगे। ओ नहीं, इतनी जल्दी? अभी तो मैंने तैयारी भी पूरी नहीं की थी। बर्फ बहुत तेजी से गिर रही थी। कुछ ही घंटों में हर शाख, हर पत्ता और रीमा का घोंसला भी बर्फ से ढक गया। कुकू और छुटकी ठंड से बुरी तरह कांपने लगे। माँ, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ, क्या हम जम जाएंगे? रीमा को तुरंत कुछ करना था। उसने देखा कि घोंसले के पास कुछ सूखी पत्तियां और छोटे छोटे तिनके बचे थे। उसे एक विचार आया। बच्चों, हिम्मत रखो, मैं अभी आती हूँ। मैं तुम्हारे लिए आग जलाऊंगी। रीमा अपने बच्चों के लिए एक घोंसले में आग जलाती है। वाह माँ, तुम जादूगर हो। अब मजा आ गया। कितनी गर्म है। लेकिन बर्फ एक दुश्मन की तरह थी। जैसे ही बर्फ के फाहे और ठंडी तेज हवा आई, आग फुस से बुझ गई। ठंड फिर लौट आई, पहले से भी ज्यादा क्रूर होकर। रीमा बेबस थी। आग अब उसकी मदद नहीं कर सकती थी। अब उसे मदद की जरूरत थी। ठंड से हताश होकर रीमा ने अपने पड़ोसियों से मदद मांगने का फैसला किया। वो जानती थी कि बर्फ के तूफान में कोई भी पक्षी अपना मजबूत सुरक्षित घर नहीं छोड़ना चाहेगा, पर आशा की एक छोटी सी किरण अभी भी बची थी। उसने सबसे पहले कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी के घर जाने का निश्चय किया। उनका घर एक घनी देवदार के पेड़ पर था और मजबूत शाखाओं से बना था। कालू, गोरी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे बच्चे ठंड से जम रहे हैं और हमारा घोंसला वो बर्फ का भार नहीं सह पाएगा। कौन है? इस बर्फ में कौन शोर मचा रहा है? क्या कोई आराम भी नहीं करने देगा? कालू ने खिड़की से देखा। कालू, मैं रीमा हूँ। हमें अपने घोंसले में थोड़ी सी जगह दे दो। बस ये बर्फबारी रुक जाए, फिर हम चले जाएंगे। तभी गोरी कौवी बीच में बोली, जगह दे दे। रीमा, क्या तुमने अपना घर बनाने में लापरवाही नहीं की?
हम तो महीनों से मेहनत कर रहे थे, तिनका तिनका जोड़ रहे थे। ये हमारी मेहनत का फल है। तुम्हें भी समय पर अपना काम करना चाहिए था। देखो रीमा, हमने तुम्हारे लिए मेहनत नहीं की। हमारे घर में तुम्हारे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। जाओ और अपनी लापरवाही का नतीजा भुगतो। हम बेवकूफ नहीं हैं कि बर्फ के तूफान में अपनी जान जोखिम में डालें। लेकिन दया, थोड़ी सी दया तो दिखाओ। दोस्ती का तो ख्याल करो। कैसी दोस्ती? यहाँ जंगल में सिर पे अपना पेट भरने की दोस्ती चलती है। भागो यहाँ से। वो निराशा में आगे बढ़ी। रीमा की नजर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी पर पड़ी। वे पेड़ के पास ही एक पुराने सूखे घोंसले के अंदर थे। रीमा को पता था कि कबूतर दिल के नरम होते हैं और वो उनके पास गई। कबूतर भैया, लूसी मुझे माफ करना, मैं आपको परेशान कर रही हूँ। कबूतर ने तुरंत बाहर झांका। रीमा, तुम इस बर्फ में बाहर क्या कर रही हो? अंदर आओ जल्दी। रीमा अंदर गई और देखा कि लूसी कबूतरी अपने घोंसले पर बैठी है, जो कि रीमा के पुराने घोंसले की तरह ही कमजोर लग रहा था। लूसी गर्भवती थी और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। कबूतर भैया, मुझे बस कुछ घंटों के लिए थोड़ी जगह चाहिए। मेरे बच्चे कुकू और छुटकी ठंड से कांप रहे हैं। हमारा घोंसला टूट सकता है। रीमा, मेरी बात समझो। हम तुम्हारी मदद ज़रूर करते, लेकिन लूसी की हालत देखो। वो जल्द ही बच्चों को जन्म देने वाली है। हमारा ये घोंसला भी उतना मजबूत नहीं है। रीमा बहन, मुझे माफ करना। तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। अगर हम तुम्हें अंदर ले भी लें तो जगह की कमी से हम सब ठंड से बीमार पड़ सकते हैं और फिर मैं अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं समझती हूँ लूसी, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। रीमा ने देखा कि लूसी झूठ नहीं बोल रही थी। उसने कालू और गौरी की तरह स्वार्थ नहीं दिखाया, बल्कि मजबूरी बताई। रीमा ने गहरी सांस ली। रीमा बाहर निकली। उसका दिल अब भी भारी था, लेकिन इस बार अपमान की जगह निराशा थी। वो अब अकेली थी और बर्फ और तेज हो चुकी थी। बर्फ गिरती जा रही थी और उसके दिमाग में बस कुकू और छुटकी के कांपते शरीर की तस्वीर थी। उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने देखा जंगल के किनारे पर किसान का घर था। किसान और उसकी पत्नी गांव के बाहर रहते थे। रीमा को पता था कि किसान की पत्नी एक दयालु आत्मा थी। वो अक्सर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखती थी और कभी भी किसी चिड़िया को नहीं भगाती थी। रीमा अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर घर की ओर उड़ी। वो घर के बरामदे में एक कोने में जा बैठी और ची ची करके रोने लगी। उसकी आवाज में केवल डर और दर्द था। किसान की पत्नी रोने की अजीब आवाज सुनकर तुरंत बाहर आई। उसने रीमा को देखा, छोटी, बर्फ से ढकी हुई और कांप रही थी। किसान की पत्नी तुरंत समझ गई कि ये पक्षी मदद मांग रहा है। रीमा ने किसान की पत्नी को सारी बात बताई। माँ जी, मेरे बच्चे ठंड में मर जाएंगे, मेरी मदद करो। ओह मेरी प्यारी चिड़िया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? क्या ठंड ने तुम्हें परेशान कर दिया है? किसान की पत्नी बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने घर की ओर गई। किसान की पत्नी ने नीले ड्रम को उठाया, उसे साफ किया और रीमा के पास लेकर आई। इसे देखो, ये नीला ड्रम बहुत मजबूत है। ये ना बर्फ को अंदर आने देगा और ना ही हवा को। तुम इसे अपना घर बना लो और जल्दी से अपने बच्चों को इसमें ले आओ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मैं अभी अपने बच्चों को यहाँ ले आती हूँ। रीमा तुरंत अपने घोंसले की ओर उड़ी। किसान की पत्नी ने उस ड्रम को आराम से पेड़ के पास रख दिया। उसने उसमें दरवाजा और खिड़की बनाई और वहां से चली गई। उसने एक एक करके कुकू और छुटकी को अपने पीठ पर बिठाया और बहुत सावधानी से उन्हें पेड़ के पास ले आई, जहां नीले ड्रम को टिकाया गया था। कुकू, छुटकी, ये हमारा नया घर है। जल्दी से इसके अंदर जाओ। ये दुनिया का सबसे मजबूत घर है। कुकू और छुटकी जब उस नीले ड्रम के अंदर पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अचानक किसी गर्म, आरामदायक गुफा में आ गए हों। वाह माँ, ये तो सच में बहुत गर्म है। ये तो हमारे पुराने घर से लाख गुना अच्छा है।
मुझे अब जरा भी ठंड नहीं लग रही माँ। ये तो हमारे लिए स्वर्ग जैसा है। सच ही कहा गया है, दुनिया में सबसे बड़ा आश्रय किसी लकड़ी या पत्थर का नहीं, बल्कि एक दयालु दिल का होता है। प्लास्टिक की मोटी दीवारें ठंड को अंदर नहीं आने दे रही थीं। ठंड के मौसम में वो सब नीले ड्रम में खुशी खुशी से रहने लगे। वो ठंड का मौसम था। जंगल के पेड़ों पर, पत्तों पर और जमीन पर हल्की हल्की बर्फ किसी मखमली चादर की तरह बिछी हुई थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबके ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी जंगल में गौरी कौवी और कालू कौवे का घर था। उनका इकलौता बेटा जग्गू कौवा वो ज्यादा शरारती और उद्यमी था। आज उसकी पहली शिकार रीमा चिड़िया और उसकी छोटी बेटी चुटकी होती थी, जिनका घोंसला जरा नीचे की डाल पर था। आज फिर मजा आएगा। ये ठंड तो बस एक बहाना है, असली मजा तो मेरी शरारतों में है। ओहो, आंटी चिड़िया शायद भोजन की तलाश में निकल गई हैं। ये सही मौका है। जग्गू ने अपनी पंख से एक छोटे बर्फ के गोले को उठाया और उसे तेजी से रीमा चिड़िया के घर की तरफ फेंका। वो बर्फ का गोला ठीक उस अंडे पर जाकर गिरा जिसे रीमा चिड़िया ने बड़ी हिफाजत से रखा था। माँ, मेरे भाई को किसी ने तोड़ दिया। क्या हुआ? ओह जग्गू, ये क्या किया तुमने? तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी ऐसी बचकानी हरकतें। क्या हुआ आंटी चिड़िया? बस थोड़ा सा मजाक। आप तो खामखा नाराज हो जाती हैं। अब क्या, एक अंडा टूटने से दुनिया खत्म हो जाएगी? तुम्हें नहीं पता जग्गू, एक माँ के लिए उसका अंडा क्या होता है। भगवान तुम्हें तुम्हारी शरारतों का सबक जरूर देगा। रीमा चिड़िया की बात सुनकर जग्गू जोर से हंसने लगा और उड़ गया। जग्गू की शरारत का अगला शिकार कबूतर था। वो एक विशाल पेड़ की शाख पर कबूतर आराम से अपने घोंसले में सो रहा था। जग्गू एक छोटी शाखा पर बैठकर उसकी आंखों पर मिट्टी डाल रहा था। आह, मेरी आंख! ये कौन है? इतने ठंड में कौन सोता है कबूतर चाचा जी? मैं हूँ, सबसे प्यारा बच्चा जग्गू। तुम बहुत देर से सो रहे थे, मैंने सोचा तुम्हें उठा दूं। शरारती कौवे, तुम सारी हदें पार कर रहे हो। क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? ये सब तुम्हें एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। जग्गू जोर जोर से हंसकर वहां से भाग जाता है। जग्गू ने बुलबुल नाम की छोटी भोली भाली के साथ भी यही किया। जब बुलबुल अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर लौट रही थी, जग्गू ने एक डरावनी मास्क लगाकर अचानक से बुलबुल के सामने आ गया, जिससे बुलबुल से दाने छूटकर बर्फ में गिर गए। हाय रे, मेरे दाने! अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? जग्गू, तुम्हें तो किसी की परेशानी नहीं दिखती। इतनी जल्दी डर गई मोटू बुलबुल? तुम तो बहुत डरपोक निकली। जब जग्गू अपनी दिन भर की शरारतों से थक कर घर लौटा, कालू बहुत ही समझदार और नेक दिल का कौवा था। जग्गू, मेरी बात सुनो। मुझे पता चला है कि तुमने आज फिर चिड़िया और कबूतर को परेशान किया है। हाँ पिताजी, बस थोड़ा मजाक कर रहा था। आप भी खामखा इतनी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं। बेटा, ये मजाक नहीं है। सारा जंगल तुमसे परेशान है। क्या तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती? देखो बेटा, मजाक और किसी को तकलीफ देना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। आज तुमने किसी का अंडा तोड़ा है, किसी का खाना गिराया है। अगर तुम ऐसे ही दूसरों को परेशान करते रहे तो एक दिन सब तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। याद रखो, शरारत एक सीमा तक अच्छी लगती है, लेकिन उस सीमा को पार करना खुद के लिए और दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। आप लोग हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जग्गू नाराज होकर अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। उसने अपने माता पिता की बात को अनसुना कर दिया। कालू और गौरी एक दूसरे को देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें डर था कि जग्गू की ये आदत कहीं उसे किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। अगले दिन आसमान से बर्फ और तेजी से गिरने लगी। ठंडी हवाएं तेज हो गईं। कालू कौवे को लगा कि इस खराब मौसम में उनके और गौरी के लिए भोजन जुटाना मुश्किल होगा।
गोरी, जग्गू, मैं कुछ भोजन की तलाश में दूर जा रहा हूँ। तुम दोनों यही रहना। हवा बहुत तेज है, बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं कहीं नहीं जा रहा। दूर की एक ऐसी बस्ती तक जाना पड़ा जहाँ आमतौर पर कौवों को खाना आसानी से मिल जाता था। कालू कौवा उड़ चला। उसके जाने के कुछ देर बाद ही जग्गू को फिर से अपनी पुरानी शरारत सूझी। इतनी ठंड में क्या मजा आएगा? हाँ, क्यों ना आंटी चिड़िया को फिर से थोड़ा परेशान किया जाए। जग्गू तेजी से उड़कर चिड़िया के घर के पास पहुंचा। इस बार उसने एक बड़ी टहनी उठाई और रीमा के घर की डाल को जोर से मारने लगा ताकि घर टूट जाए। जग्गू अपनी इस हरकत पर बुरी तरह हंस रहा था। वो इतना मग्न था कि उसने आसपास के खतरे को महसूस ही नहीं किया। अचानक एक चील, जो इस तेज हवा में भी शिकार की तलाश में थी, जग्गू के पीछे आकर बैठी थी। कक, ये कौन है? बचाओ! जग्गू खुद को बचाने के लिए तेजी से भागा। चील उसके ठीक पीछे थी। चील के पंजों से बचने के लिए वो उड़ता हुआ सीधे उस दिशा में गया जहां उसके पिता कालू कौवा भोजन की तलाश में गए थे। कालू कौवा मुश्किल से एक मकई जुटा पाया था और अब वापसी के रास्ते पर था। तभी उसने अपने बेटे जग्गू की डर से भरी चीखें सुनी। उसने देखा कि एक विशाल चील उसके बेटे के ठीक पीछे है। जग्गू और चील अब कालू के बहुत करीब थे। बचाओ मुझे, कोई बचाओ! कालू एक पल भी नहीं रुका। बिना अपनी जान की परवाह किए वो बीच में कूद पड़ा। उसने चील का ध्यान जग्गू से भटकाने के लिए खुद को उसके सामने कर दिया। चील ने अपना निशाना बदला। उसने अपने खतरनाक पंजे सीधे कालू कौवे पर मारे। चील का वार इतना भयानक था कि कालू कौवा खून से लथपथ होकर बर्फ से ढकी जमीन पर गिर पड़ा। जग्गू ये सब देखकर सुन्न हो गया। चील अपने शिकार को गिराकर उड़ गई। जग्गू बेटा, शरारत अच्छी है, पर किसी को दुख देना बहुत बुरा है। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, अब तुम अच्छे बन जाना। ये कालू कौवे के आखिरी शब्द थे। कुछ ही पलों में कालू कौवे ने दम तोड़ दिया। जग्गू अपने पिता के निर्जीव शरीर को देखकर बुरी तरह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो बर्फ पर गिरकर जम रहे थे। पिताजी, आंखें खोलिए। पिताजी! गोरी कौवी को जब ये बात पता चली तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। जग्गू के पास पश्चाताप और दुख के अलावा कुछ नहीं बचा था। माँ, मेरी वजह से, मेरी शरारतों की वजह से पिताजी नहीं रहे। मुझे माफ कर दीजिए। यह तुम्हारे शरारत का ही नतीजा है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अगले कुछ दिनों तक जग्गू ने न कुछ खाया न कुछ बोला। उसे अपने जीवन में पहली बार अपनी गलतियों का असली एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे कालू कौवे ने उसे चेतावनी दी थी कि शरारत एक दिन खतरनाक हो सकती है। उसने निश्चय किया कि अब वो बदलेगा। सबसे पहले जग्गू रीमा चिड़िया के पास गया। आंटी चिड़िया, मैंने आपका अंडा तोड़ा, आपको और चुटकी को इतना परेशान किया। मेरी वजह से ही पिताजी की मौत हुई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। चाचा कबूतर, आंटी बुलबुल, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अब समझ आ गया है कि किसी को चोट पहुंचाना कितना बुरा होता है। हम तुम्हें माफ करते हैं। जग्गू, तुम्हारे पिता ने तुम्हें आखिरी सबक दिया है। जग्गू ने कबूतर और बुलबुल के पास जाकर भी माफी मांगी। उसने उन सभी पक्षियों से माफी मांगी जिन्हें उसने कभी परेशान किया था। इस तरह जग्गू अब पूरी तरह बदल जाता है। एक जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रीमा। रीमा चिड़िया जितनी दिखने में सुंदर थी उतनी ही दिल की अच्छी और समझदार भी थी। उसी जंगल में उसका एक जिगरी दोस्त रहता था, कालू कौवा। कालू यूं तो दिल का बहुत साफ था, लेकिन उसकी एक ही चिंता उसे दिन रात खाई जाती थी। जंगल के सारे पंछियों के जोड़े बन चुके थे। हर सुबह कबूतर अपनी बीवी लूसी के साथ दाना चुगने निकलता तो मिट्टू तोता अपनी तोती के साथ मीठे फलों की तलाश में उड़ जाता।
लेकिन कालू अकेला था। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और उसके पंखों की चमक भी अब चिंता की लकीरों के नीचे फीकी पड़ने लगी थी। सुंदरवन के सभी पंछी, खासकर रीमा, लूसी कबूतरी, उसका पति कबूतर और मिट्टू तोता कालू के लिए बहुत चिंतित थे। वे सब चाहते थे कि कालू का भी घर बस जाए। अरे कालू, कब तक ऐसे अकेले बैठे रहोगे? देखो मौसम कितना सुहाना है, कोई गीत ही सुना दो। क्या गीत सुनाऊं मिट्टू? मन में सुर हो तब तो गीत भी निकले। मेरा तो मन ही मुरझाया हुआ है। कालू भैया, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है, बस सही समय का इंतजार होता है। लूसी सही कह रही है कालू, तुम इतने अच्छे हो। देखना, तुम्हारे लिए भी कोई बहुत अच्छी संगिनी जरूर मिलेगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों की बातों से कालू को थोड़ी हिम्मत तो मिलती, लेकिन अकेलेपन का एहसास फिर उसे घेर लेता। वह अक्सर दूर आसमान में उड़ते पंछियों के जोड़ों को देखता और एक गहरी सांस भरकर रह जाता। एक दिन जब जंगल में हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी थी, उस जंगल में एक मेहमान पक्षी आया। वो एक परावासी पक्षी था जो लंबी यात्रा करके सुस्ताने के लिए वहां रुका था। रीमा और उसके दोस्त उस मेहमान रामू से बातें करने पहुंचे। बातों बातों में रामू ने बताया कि वो हिमाचल घाटी नाम के एक दूर के जंगल से आ रहा है, जो पहाड़ों के बीच बसा है और जहां इस वक्त बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। वो घाटी बहुत सुंदर है, पर ठंडी भी बहुत है। वहाँ गोरी नाम की एक कौवी रहती है। मैंने आज तक इतनी सुंदर और सुशील कौवी नहीं देखी। उसका परिवार उसके लिए एक योग्य वर की तलाश में है। ये सुनते ही उनकी आंखों में एक चमक थी। रामू ने गौरी की बहुत प्रशंसा की। ये सुनकर सभी दोस्तों ने ठान लिया कि वे कालू का रिश्ता लेकर हिमाचल घाटी जरूर जाएंगे। रामू भाई, क्या आप हमें उस गोरी कौवी के बारे में और बता सकते हैं? हमारे दोस्त कालू के लिए शायद ये एक अच्छा रिश्ता हो सकता है। लेकिन वो इतनी दूर रहती है और तुमने कहा कि वहाँ बर्फ पड़ रही है। हम इतनी ठंड में वहाँ कैसे पहुँचेंगे? और क्या वो मुझे पसंद करेगी? अरे दोस्त, जब हम सब साथ हैं तो चिंता कैसी? सफर मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? हाँ कालू, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम अकेले नहीं हो। जब उन्होंने ये बात कालू को बताई तो वो पहले तो घबरा गया। दोस्तों के जोर देने पर कालू मान गया। अगले ही दिन सुबह की पहली किरण के साथ पांचों दोस्तों का एक लंबे और अनजाने सफर पर निकल पड़ा। शुरू में सफर अच्छा रहा, लेकिन जैसे जैसे वे उत्तर की ओर बढ़ते गए, हवा ठंडी और बर्फीली होती गई। जल्द ही आसमान से रुई के फाहों जैसी बर्फ गिरने लगी। देखते ही देखते जमीन, पेड़ और पहाड़ सबने सफेद चादर ओढ़ ली। हाय राम, ये मैं कहाँ आ गया? मेरी तो हरी मिर्च वाली चोंच भी नीली पड़ गई है। इससे अच्छा तो मैं अपने जंगल में ही था। चुप करो मिट्टू, हिम्मत रखो। देखो, हमें रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। अचानक बर्फबारी एक भयानक बर्फीले तूफान में बदल गई। तेज हवाएं चलने लगीं। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रीमा की नजर एक पुराने खोखले पेड़ पर पड़ी। जल्दी करो सब, उस पेड़ के अंदर। वहाँ हम तूफान से बच सकते हैं। सब उस खोखले तने में घुस गए। रीमा, क्या हम सही कर रहे हैं? इतनी मुसीबत उठाकर वहां जाना, और अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो? कालू, सच्चा प्यार और सच्चा साथी कीमत मांगते हैं। ये सफर तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो देखना, सब अच्छा ही होगा। गोरी भी तो देखेगी कि तुम उसके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करके आए हो। रीमा की बातों ने कालू को हिम्मत दी। बर्फ बहुत सख्त है, दाना मिलना मुश्किल है। ऐसा कुछ होगा करके मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने कुछ मीठे बेरिया पोटली में बांध लिए हैं। आज हम सब यही खाएंगे। तभी रीमा सबको अपने साथ लाई हुई लाल बेरिया दे देती है। उस दिन उन बेर ने ही उनकी भूख मिटाई। उन्होंने सीखा कि मिलकर हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रात भर वे उस खोखले पेड़ में ही रहे। सफर फिर शुरू हुआ। आखिरकार वे हिमाचल घाटी पहुंचे। वह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी।
जब वे वहां पहुंचे तो गौरी के पिता, एक बुजुर्ग और समझदार कौवे, ने उनका स्वागत किया। उनकी नजरें कालू पर टिकी थीं, जो ठंड और सफर की थकान से थोड़ा सहमा हुआ लग रहा था। तभी अंदर से गौरी आई। वो सचमुच बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी और दयालु थीं। उसे देखकर कालू एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। स्वागत है आप सबका। रामू ने आपके आने की खबर दी थी। सफर बहुत मुश्किल रहा होगा। जी, लेकिन हमारे दोस्त कालू की हिम्मत के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ गई। हाँ, और मेरी भी। मैंने तो अपनी लाल मिर्चों का त्याग कर दिया इस सफर के लिए। मिट्टू की बात सुनकर सब हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। गौरी की नजरें कालू पर थीं। उसने कालू की आंखों में घबराहट के साथ साथ एक सच्चाई भी देखी। सुना है आप सुंदरवन से आए हैं। हमारा जंगल आपको कैसा लगा? आपका जंगल आपकी ही तरह बहुत खूबसूरत है। कालू के इस सरल जवाब ने गौरी के दिल को छू लिया। गौरी के पिता को कालू की सादगी और उसके दोस्तों का उसके प्रति प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा। गौरी ने भी कालू को पसंद कर लिया। दूसरे दिन गौरी और कालू की शादी हो जाती है। तुमने मुझे चुनकर मेरा जीवन सफल कर दिया। जिसके पास आप जैसे सच्चे दोस्त हों, उसका जीवन तो पहले से ही सफल है। शादी के बाद उन्होंने कुछ समय हिमाचल घाटी में ही बिताया। जब बर्फ पिघलने लगी और मौसम सुहाना हो गया, तब कालू और गौरी अपने सभी दोस्तों के साथ अपने जंगल के लिए रवाना हुए। कालू कौवा अब अकेला नहीं था। उसे एक ऐसा साथी मिल गया था जिसे पाने के लिए उसने बर्फीले तूफानों का सामना किया था। फिर वो दोनों खुशी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगे। किसी घने जंगल में रीमा चिड़िया, जो स्वभाव से बहुत प्यारी और मिलनसार थी, वो अपने पति टुन्नू और छोटे से बेटे कुक्कू के साथ खुशी खुशी रहती थी। टुन्नू बहुत मेहनती था और कुक्कू अपनी माँ बाप का लाडला था। एक सुबह टुन्नू अपने घोंसले की मरम्मत कर रहा था। मुझे लग रहा है कि जल्द ही बड़ी बारिश आने वाली है। हमें अपने घोंसले को और मजबूत करना होगा। हाँ टुन्नू जी, आप ठीक कह रहे हो। मैं भी देखती हूँ क्या मदद कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे कुकू का ध्यान रखना है। माँ, बारिश में कागज की नाव बनाऊंगा। अभी नहीं मेरे लाल, पहले हम घर ठीक करें। तभी कालू कौवा जोर से काव काव करता हुआ वहाँ आया। अरे टुन्नू, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा घोंसला हवा के एक झोंके से ही गिर जाएगा? देखो मेरा घर सबसे ऊंचा, सबसे मजबूत। कालू, हम तो बस एहतियात बरत रहे हैं। बारिश कभी भी आ सकती है। कालू, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। सुना है इस बार घनघोर वर्षा होगी। कबूतर भाई भी कह रहे थे कि नदी का जलस्तर बढ़ेगा। हाँ, मैंने आसपास के किसानों को बात करते सुना है। हमें एक साथ मिलकर तैयारी करनी चाहिए। ये क्या आप फालतू बातें कर रहे हो कालू? तुम इनकी तरह मूर्ख मत बनो। हमारा घोंसला पहाड़ों से भी मजबूत है। हाँ कबूतर, तुम हमेशा डरते रहते हो। मेरी बात मानो, ये चिंटू पुंटू चिड़िया हमेशा रोती रहती है। हमें किसी की जरूरत नहीं। कालू और गौरी हंसते हुए अपने घोंसले की तरफ उड़ गए। रीमा, टुन्नू, मिट्टू और कबूतर एक दूसरे को देखने लगे। मुझे कालू का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। घमंड अच्छा नहीं होता। रीमा, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी और अपने दोस्तों की सुरक्षा पर ध्यान देना है। कबूतर सही कह रहे हैं। हमें कुछ और सोचना होगा। सिर्फ घोंसला मजबूत करने से काम नहीं चलेगा। अगले दिन आसमान में काले बादल छाने लगे। पक्षियों में हलचल मच गई। टुन्नू सबको इकट्ठा करके, दोस्तों, मेरे पास एक विचार है। क्यों ना हम सब मिलकर पेड़ के नीचे जमीन पर एक बड़ा सा तंबू जैसा घर बनाएं। अगर तेज हवा और पानी से हमारे घोंसले टूट भी गए तो भी हम सुरक्षित रहेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। एक बड़ा घर जहां हम सब साथ रह सके। हाँ, जमीन पर बना बड़ा आश्रय तेज हवा से बचाएगा। हम मिलकर काम करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। सभी पक्षी खुशी खुशी मिलकर काम करने लगे। वे बड़े बड़े पत्ते, सूखी घास और टहनियां जमा करने लगे। ये देखकर कालू कौवा फिर से आ टपका। ये क्या तमाशा चल रहा है? तुम सब अपनी घोंसले छोड़कर जमीन पर गंदा घर क्यों बना रहे हो? कालू, ये घर हम सबकी सुरक्षा के लिए है। आप भी आ जाइए, हमारे साथ हाथ बटाएं। हम कौवे हैं, जंगल के राजा। हम तुम्हारे जैसे छोटे पक्षियों के साथ नीचे मिट्टी में क्यों रहेंगे?
हमारा घर सबसे अच्छा है, तुम सब मूर्ख हो। सुनो, अगर तुम लोगों ने यहाँ गंदा तंबू बनाया तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। ये पेड़ मेरा है। ये जंगल सबका है और हम सब मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारे काम में बाधा मत डालिए। कालू, जब मुसीबत आती है तो सब मिलकर रहते हैं। ये घमंड ठीक नहीं। वे गुस्से से उड़ गए। रीमा, टुन्नू और उनके दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की। कुछ ही घंटों में बरगद के पेड़ के नीचे एक मजबूत और बड़ा तंबू जैसा घर तैयार हो गया। वो दिखने में साधारण था, लेकिन बहुत सुरक्षित। शाम होते होते आसमान एकदम काला हो गया। बिजली कड़कने लगी और कुछ ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। माँ, बहुत तेज आवाज आ रही है। डरो मत मेरे लाल, हम अब सुरक्षित हैं इस तंबू वाले घर में। वाह, क्या मस्त तंबू बना है। यहाँ तो हवा भी नहीं आ रही। टुन्नू, तुम्हारा विचार बहुत काम आया। पक्षियों ने अंदर ही अंदर एक दूसरे को धन्यवाद दिया। वे अंदर सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कालू कौवा और गौरी कौवी का घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। तेज हवा और बारिश ने कालू और गौरी के घोंसले को तहस नहस कर दिया। गौरी, हमारा घोंसला हिल रहा है। हाँ कालू, देखो हमारी छत उड़ गई। पानी अंदर आ रहा है। कालू, अब क्या होगा? भागो गौरी, यहाँ से भागो। दोनों कौवे डर के मारे उड़कर पेड़ के नीचे भीगते हुए बैठ गए। वे ठंड से कांप रहे थे। हमें इतनी ठंड लग रही है, हमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? हम मुझे माफ कर दो गौरी, मेरा घमंड बहुत बुरा था। रीमा ने खिड़की से देखा कि कालू और गौरी ठंड से कांप रहे हैं। टुन्नू जी, कालू और गौरी बहुत भीग रहे हैं। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? रीमा, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हमें बदला नहीं लेना चाहिए। मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए। रीमा ने बाहर आवाज लगाई। कालू, गौरी बहन, अंदर आ जाइए, यहाँ बहुत जगह है। कालू और गौरी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कालू और गौरी अंदर आए। गर्म और सुरक्षित जगह पाकर उन्हें बहुत सुकून मिला। रीमा, टुन्नू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों से बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरा घमंड चूर चूर हो गया है। हम बहुत शर्मिंदा हैं। उस रात सभी पक्षी उस तंबू वाले घर में सुरक्षित और खुश थे। कालू और गौरी को ये एहसास हुआ कि घमंड हमेशा धूक देता है और एकता में ही असली शक्ति